हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मंत्रा के आपके अपने मुख्य यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय अभ्यर्थियों, बिहार स्टेट 2025 की आप लोग तहे दिल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपका प्रस्तावित है। तो उसका ज्योग्राफी यानी पेपर 2 में स्टेट लेवल 2 यानी उच्च माध्यमिक लेवल पर भूगोल के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार भूगोल के साथ अपीयर होने वाले हैं, और उनके लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहां पर ज्योग्राफी का भूगोल का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो सब लोग पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे अध्ययन मंत्र के बिहार एसटीएटी स्पेशल बैच ज्योग्राफी और अन्य विषयों से कैसे जुड़ सकते हैं। तो धैर्य से सुनिएगा भाई, देखो, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको किसी पेपर को क्वालिफाई करना है तो पहले उसका नब्ज पकड़ लेना है, और पेपर को क्वालिफाई करने की नब्ज क्या होती है, वो होता है उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। देखो, ये चूंकि 2023 की आपकी लास्ट परीक्षा हुई थी, तो 2023 का ही ये सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मानते हुए कि 2025 में जब ये प्रस्तावित आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। अगर कोई परिवर्तन हुआ सिलेबस को लेकर तो सबसे पहले अध्ययन मंत्र आपको इन्फॉर्म करेगा, लेकिन मान के चलिएगा आपका उच्च माध्यमिक लेवल पर यह सिलेबस आपका रहने वाला है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब तक ये मान्य है, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं बच्चे। याद रखना, ये पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और जैसे आप जानते हो कि सबसे पहले ज्योग्राफी अगर आप उच्च माध्यमिक लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो भाई बिना भौतिक भूगोल के कैसे पार किया जा सकता है। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी आपके ज्योग्राफी का बेटा बेस है, ज्योग्राफी की आधारभूत नींव है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक से आइए देखते हैं। सबसे पहले आ गया भैया सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, जो एनसीईआरटी का ही शुरुआती टॉपिक्स में आते हैं, ध्यान रखना। सौर मंडल के बाद यहां पर पृथ्वी के उत्पत्ति की थ्योरीज दे रखी है बेटा। जैसे कांट की थ्योरी है, कांट की कौन सी थ्योरी है, गैसियस नेबुला, गैसियस थ्योरी, याद रखना, गैसियस परिकल्पना। और गैसियस परिकल्पना को ही आगे परिवर्तित करके, मॉडिफाई करके लाप्लास ने क्या, निहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास सुनते ही पीजीटी वाला उच्च माध्यमिक विद्यार्थी को पता है कि भाई आपको निहारिका परिकल्पना पढ़नी है। उसके बाद जीन्स और जेफरीज की थ्योरी है बेटा, यहां पर याद रखना, है ना, बिल्कुल, ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की 4 थ्योरी के साथ आपको शुरुआत कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भूआकृतिक विज्ञान में, जो दे रखा है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में आप जानते हो, देखो मैं सिर्फ आपको सिलेबस को पढ़ा नहीं रहा हूं, इसका बेसिक जो फंडा वो भी बताते हुए चल रहा हूं। ये बच्चे आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ते हैं जो क्रस्ट मेंटल कोर, उसके अलावा ध्यान रखना सियाल सीमा निफे, और आंतरिक में हमारी भूकंपीय तरंगे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इनके बीच की जो असंबद्धता रेखाएं हैं, जैसे मोहरोविक है, लेहमैन है, सेंगविन है, गुटेनबर्ग है, रेपिटी असंबद्धता रेखा है, और कोनार्ड असंबद्धता रेखा है, वो सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद बेटा यहां पर प्रेट और एरी का आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये चैप्टर सविंदर सिंह में भी दे रखा है। आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद भूकंप और वोल्केनो आ जाते हैं। उसके अलावा बच्चे पर्वत निर्माण की थ्योरी में यानी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज में स्पष्ट रूप से कोबर और होम्स की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो आपको करना है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से मैं चीजें आपको कराऊंगा। उसके अलावा मैं कहूं कि भाई पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागरों का वितरण कैसे हुआ है, इसकी अगर मैं थ्योरी नाम लूं तो वही एस्टेट ने दिया है। 2 महत्वपूर्ण थ्योरीज कौन कौन सी भैया, एक तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें उन्होंने पेंजिया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी का विस्थापन, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और सारे तमाम तरीके से किस तरीके से ड्रिफ्टिंग हुई है वो बताया है। इसी का वैज्ञानिक रूप आता है प्लेट विवर्तन की थ्योरी, जिसमें मूल रूप से आप पढ़ते हो, चाहे वो टूजो विल्सन हो जिन्होंने ये नाम दिया प्लेट का, उसके अलावा मैकेंजी है, पार्कर है, मॉर्गन है, ली पिशोने है, हैरी हेस है, ये तमाम नाम प्लेट टेक्टोनिक से जुड़े हुए हैं। प्लेट विवर्तन की थ्योरी में आपको मूलतः जो सवाल आते हैं वो आते हैं प्लेट बाउंड्रीज से। 3 तरह के इन्होंने मूवमेंट बताए, आप जानते हो, एक अभिसारी प्लेट सीमा, एक अपसारी प्लेट सीमा, और याद रखना एक जो है रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा, कंजर्वेटिव प्लेट सीमा, है ना। वो सारी चीजें हम करेंगे। उसके अलावा बेटा वलन की प्रक्रिया है, जिससे आपके वलित पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय, एंडीज, आल्पस, यूरोप का आल्पस, अफ्रीका का एटलस हो, चाहे अपलेशियन हो, चाहे यूराल हो। तो फोल्डिंग का प्रोसेस बता देना, साथ साथ में फोल्ड माउंटेन भी बता देना, ठीक रहेगा। फिर विद्यार्थियों यहां पर आती है कॉन्सेप्ट ब्रंसन की। फोल्टिंग आप जानते हो मूल रूप से फोल्टेड टोपोग्राफीज, यानी इसमें आपको बात करनी है पहले फोल्टिंग की प्रोसेस क्या होती है। तनाव बल के द्वारा जो सारा फोल्टिंग होता है उसमें हॉस, ग्रेबन, ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली, है ना। तो फोल्टेड टोपोग्राफी में आपको 4 चीजें करनी है, एक तो ग्रेबन, एक आपको ब्लॉक माउंटेन और एक आपको रिफ्ट वैलीज, उनके बारे में डिटेल में बताना। फिर भैया लास्ट में आता है यहां पर अपर्दन साइकिल, अपर्दन चक्र, जैसे डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, पेंग का साइकिल ऑफ इरोजन है, ग्लेशियल में बात करूं तो पेंटियर है, बीदी सिविजिक है, याद रखना, का साइकिल ऑफ इरोजन। तो ये विभिन्न प्रकार के अपर्दन के चक्र आपको भैया करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यहां पर ये 3 चीजें आप पढ़ते हो भाई। ये एरिड टोपोग्राफी का मतलब है यहां पर शुष्क स्थल रूप,
खासकर जो विंड के द्वारा गर्म क्षेत्र में बनते हैं, फॉर एग्जांपल इंसेलबर्ग है, मशरूम चट्टाने हैं, सैंड्यून्स है, सैंड्यून में भी सारे टाइप्स बताइए तरीके से, इरोजनल में आप ड्रेकेंटर बताइए, मशरूम चट्टान बताइए, इंसेलबर्ग बताइए, वातगर्त बताइए, ड्रेकेंटर बताइए, डेमोसेल्स बताइए, यारडांग बताइए इत्यादि। ग्लेशियल लैंडफॉर्म में बेटा यानी हिमानीकृत स्थल रूप, मैं सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हिमानीकृत स्थल रूप में मोरेन से लेकर इरोजनल में सारे, चाहे वो सर्क हो, चाहे एरेटे हो, चाहे याद रखना मूल रूप से हॉर्न हो, चाहे अगर मैं बात करूं तो ड्रमलिन हो, नूनाटक हो, केटल लेक टोपोग्राफी हो, आउटवॉश प्लेन हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। उसके बाद आता है आपका कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट क्या होता है रे, इसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? ये है भैया कास्ट स्थल रूप भी बोलते हैं, इनमें मूल रूप से भूमिगत जल के द्वारा बनने, इनमें मूल रूप से जो एजेंट है वो कौन सा है, वो है ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद बचा अगला जो पोर्शन आता है वो आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के टॉपिक कहां तक है, यहां वायुमंडल से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके जलवायु विज्ञान के हैं, जिसमें सबसे पहले वायुमंडल का संरचना बताइए, कंपोजिशन बताइए, वायु राशियां जो एयर मासेज है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल एयर मासेज हो, चाहे वो महासागरीय यानी मेरीटाइम एयर मासेज हो, सारी बतानी है। उसके बाद बच्चे वाताग्रह हैं, वाताग्रह भी एक तरह का 3D एयर मास है, जिसका आप बोलते हो ठंडी और गर्म वायु राशि मिलने से होता है। वाताग्रह में भी तीनों टाइप आपको तरीके से करने हैं, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, ओक्लूडेड वाताग्रह, अधिविष्ट वाताग्रह और आपके स्टेशनरी यानी स्थैतिक वाताग्रह, चारों बढ़िया से कराऊंगा। साइक्लोन में चक्रवातों में दोनों कर लेना, उष्ण कटिबंध भी कर लेना और शीतोष्ण कर लेना दोनों। उसके बाद बच्चा आप सबका प्रिय कोपेन। कोपेन का सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि उच्च माध्यमिक लेवल की परीक्षा और आपका कोपेन ना पूछे। कोपेन और थॉर्नथ्वेट दोनों का जलवायु वर्गीकरण आपको शानदार तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। फिर ये लवणता से लेकर बच्चे ज्वार भाटा तक, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके समुद्र विज्ञान के, ओशनोग्राफी के, ठीक है, जिसमें मूल रूप से इसमें ओशन का जो फ्लोर है, जैसे हमारे महाद्वीपों की दुनिया होती है ना, वैसे ही महासागरों की भी एक दुनिया होती है ना। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, निमग्न तट, निमग्न ढाल, संप्राय मैदान, फिर उसमें भी गौण उच्चावच बताइए, है ना, जैसे सी माउंट है, गोयट है, गर्थ है, ट्रफ है, द्रोणिया है, मध्य महासागरीय कटक है, सबके इनको एग्जाम्पल बेस्ड तरीके से आपको करना है, ठीक है भाई। उसके बाद विद्यार्थियों यहां पर मूल रूप से इंडियन ओशन, हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन का डिटेल में केस स्टडी कर लेना। क्या करोगे डिटेल में? अटलांटिक का पोस्टमार्टम कर देना पूरा। अटलांटिक में कौन कौन से ट्रेंचेज हैं, जैसे पोर्ट्रिको ट्रेंच है, रोमांस ट्रेंच है, साउथ सैंडविच ट्रेंच है, पठारों में टेलीग्राफ पठार है, कटकों में मध्य अटलांटिक कटक है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इंडियन ओशन का भी पूरा डिटेल में आपको, है ना, उच्चावच व्यवस्था पढ़नी है, चाहे वो चागोस बेसिन हो, चाहे 90 डिग्री ईस्ट इंडियन ओशन में है, चाहे याद रखना बच्चे मैं बात करूं कि भाई हाँ सुंडा ट्रेंच है वो आपके इंडियन ओशन में है ना, बिल्कुल। ये इसको भी, हालांकि इसमें प्रशांत महासागर का डिटेल में नहीं दिया तो पैसिफिक ओशन को छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे महासागरीय धाराएं हैं, तीनों महासागर जो बड़े हैं हमारे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और हिंद महासागर, तीनों की धाराएं टिप्स पे याद होनी चाहिए और कहां कहां चलती है, क्या उनका जलवायुगत प्रभाव है। जैसे अटलांटिक ओशन में बात करूं तो अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम है, इरमिंगर धारा है, कनारी धारा है, लेब्राडोर धारा है, ब्राजील की धारा है ना, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इत्यादि इत्यादि। उसी तरीके से प्रशांत महासागर की धाराएं बताइए, क्यूरोसिवो कहां है, क्या उसका प्रभाव है, ओयोसिवो कहां है, कामचटका क्या है, कैलिफोर्निया की धारा क्या है, पेरू की धारा क्या है, गल्फ आपका एलिनो क्या है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या, क्या उसका जलवायुगत प्रभाव है, इत्यादि। उसी तरीके से तीनों का, इंडियन ओशन का भी आपको धाराएं करनी है। इंडियन ओशन चूंकि हाफ ओशन है, धाराएं उसमें कम है, लेकिन उसमें भी आप अगर डिटेल में देखें तो भाई मूल रूप से देखो, मेडागास्कर की धारा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, मोजाम्बिक की धारा पूछी गई है, सोमाली धारा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, अगुलहास धारा। फिर लास्ट में आता है बच्चे ज्वार भाटा, जो बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी वही यहां शुरू खत्म होता है। फिर आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा कहूंगा आर्थिक में आपको लगभग सारी चीजें करनी है, कुछ विशेष केस स्टडीज दे रखी हैं। सबसे पहले तो संसाधनों का वर्गीकरण बताइए। संसाधनों में भी सॉइल, मृदा, जल और फॉरेस्ट संसाधन, इसका डिटेल में आपको याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन और इनको संरक्षित कैसे करें, सारे तरीके। उसके भैया विश्व के जो मत्स्य ग्राउंड्स हैं, इसमें आपको हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी से भी हेल्प हो जाएगी कि फिशिंग बेल्ट है, आपको पता है कि भाई खासकर टेम्परेट जोन में है जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है, चाहे वो डागर बैंक हो, चाहे नॉर्वे बैंक हो, चाहे न्यू फाउंडलैंड बैंक हो, चाहे रॉकफॉल बैंक हो, चाहे जापान बैंक हो मछलियों वाला। तो ये आपका और ज्यादा मजेदार टॉपिक रहेगा। फिर यहां पर खासकर देखो,
इन संसाधनों का केस स्टडी लेना है। अमेरिका और चाइना में कोयले का वितरण कहां कहां है, अमेरिका में अपलेशन से लेके पूरा न्यू इंग्लैंड रीजन तक का सारा क्षेत्र। उसके अलावा मिडिल ईस्ट जो है भैया हमारा, उसमें पेट्रोलियम का वितरण आपको बताना है। और रशिया और ऑस्ट्रेलिया में आयरन और यानी लौह अयस्क का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है। यह आपका थोड़ा फैक्चुअल चीजें, इसमें याद रखने योग्य चीजें ज्यादा होंगी। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल क्या क्या हुआ। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें 3 भाग हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, पहले तो सोलर सिस्टम वो अलग, पृथ्वी और सोलर सिस्टम, फिर भूआकृति विज्ञान, फिर जलवायु विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान। टिप्स पे याद होना चाहिए सिलेबस। फिर आपका यहां पर आर्थिक भूगोल, जिसमें संसाधन, क्लासिफिकेशन, अमेरिका, रशिया और आपका मूल रूप से मिडिल ईस्ट, 3 एरिया को रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में खंगाल देना है अच्छे से। ठीक है भाई। उसके बाद बच्चे यहां पर मैंगनीज का भी रशिया में बताना। फिर आपका आ जाता है, मैं सीधा कहूंगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि, आप सीधा एग्रीकल्चर को डिटेल में कर लेना, चाहे वो जीवन निर्वाह एग्रीकल्चर पद्धतियां हो, चाहे वो कॉमर्शियल पद्धतियां हो, सारी यहां पर दे रखी है। फिर बच्चे यहां पर आता औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में भी मूल रूप से इंडस्ट्रियल की लोकेशन की थ्योरीज बताइए। किसकी भाई, बड़ा नाम कौन है, अल्फ्रेड वेबर। वेबर का थ्योरी बताइए। रेखीय प्रारूप में उसने क्या हाइपोथेसिस दिया है, नॉन लीनियर पैटर्न में वो किस तरीके से उद्योगों को लोकेशन की थ्योरी या अवस्थिति के सिद्धांत बता रहा है डिटेल में। उसके अलावा एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में एलेक्जेंडर वॉन थ्यूनेन, जो कि आप पता है जर्मनी के रोस्टॉक टाउन के मैक्लेनबर्ग कस्बे पर आधारित इन्होंने ये मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण परिमेखलाएं बताई है, वो सारी बतानी है। फिर भैया आयरन स्टील कंपनी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसका केस स्टडी देना। इंडिया में टिस्को ले लेना, वर्ल्ड में पिटसबर्ग ले लेना, अमेरिका वाला। ठीक है। उसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग और सुगर इंडस्ट्री, इनको वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कॉन्टेक्स्ट में करोगे तो आनंद आएगा। ठीक है। लास्ट थोड़ा सा बोरिंग है, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, यानी मैं कहूंगा जो मूल रूप से परिवहन भूगोल है। इसमें ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट इंडेक्स भी मैं आपको करवा दूंगा। फिर बेटा इसका तीसरा पूरा आता है पोर्शन, वो है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में मूल रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए। मनुष्य का उद्भव कहां हुआ, विश्व के प्रमुख जो कल्चर रेलम है, परिमंडल है, वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा खासकर पर्वतीय इकोसिस्टम में, मॉनसून लैंड में, विषुवत क्षेत्र में, टेम्परेट ग्रासलैंड, उन सारे क्षेत्रों की केस स्टडी डिटेल में लेनी है। फिर देखो यहां पर ये पूरा आ जाता है, यहां पर 2 ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा होगा मास्टर्स में, वो है पूरा। ठीक है। उसके अलावा भाई यहां पर देखो अर्बनाइजेशन भी दे रखा है, ग्रोथ फॉल थ्योरी दे रखी है पेरू वाली। उसके अलावा 1933 में दी गई सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर का, वो डिटेल में करवाऊंगा। और उसके अलावा माइग्रेशन यानी जो प्रवास होता है उसकी थ्योरीज और उसका पूरा पैटर्न भी आपको अच्छे से करना है भाई। ठीक है। तो बढ़िया से इसको ना, एक आपको मैंने लेआउट बता दिया, इसी हिसाब से आप तैयारी शुरू करिएगा। फिर आपका एक पोर्शन है बच्चे, वो है ज्योग्राफिकल थॉट, यानी हमें अपने भूगोल का जो इनिशियल उद्भव है वो देखना है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास खासकर, है ना। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आप इसको कह सकते हो, जिसमें खासकर मूल रूप से जो ज्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं आपके एंशियंट जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जिसमें इरेटोस्थनीज आपका ग्रीक स्कॉलर दे रखा है, टॉलमी आपका ध्यान रखना रोमन स्कॉलर दे रखा है। मैं आपसे ये कहूंगा इनके अलावा भी आप डिटेल में कर लेना। ग्रीक में इरेस्टोनिस के अलावा हेरोडोटस भी, उसको भी पढ़ना, थोमर आपके होमर को भी पढ़ना, एनाक्सिमेंडर को भी पढ़ना, है ना, ये ध्यान रखना। एलेक्जेंडर को भी पढ़ना, हिपार्कस को भी पढ़ना, पोसिडोनियस को भी पढ़ना। रोमन में आप टॉलमी को भी पढ़ना और याद रखना स्ट्रेबो को भी पढ़ना। मैं आपको अरब स्कॉलर्स भी करवा दूंगा ताकि सेफर साइड में आप लोग रहें। ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर मैं प्री क्लासिकल पीरियड में बात करूं तो हम्बोल्ट बड़ा नाम है, जर्मनी के 2 विद्वान हैं, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। रेडजेल आप जानते हो, फ्रेडरिक रेडजेल, जिसका आपको सोशल सामाजिक डार्विनवाद पढ़ना है, राज्यों का जैविक सिद्धांत पढ़ना है, उसकी लेबेंसरेंग की कॉन्सेप्ट पढ़नी है। ठीक है। और ये वही है जिसकी शिष्या थी एलेन चर्चिल सेम्पल, जिसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा रेडजेल के द्वारा दी गई, वो 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में दे रखी है। ये दोनों गुरु शिष्या थी, ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा ब्लास है जो संभववाद के बड़े समर्थक है, विडाल डिला ब्लास। ब्लास में पेज का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ध्यान रखना। और आप जानते हो जो जियोपॉलिटिकल थ्योरी में, भू राजनीति की थ्योरी में मैकेंडर का सिद्धांत दिया। मैकेंडर के सिद्धांत का नाम क्या था भाई, हार्टलैंड थ्योरी, है ना, ये यूजीसी नेट में भी है। स्पाइकमैन थ्योरी जो इसके अगेंस्ट आई, रिमलैंड वाली, वो अलग है। इसमें सिर्फ मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत वो आपको करना है भाई। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लैरिटी हो गई है। ठीक है। तो इसके बाद बेटा द्वैतवाद दे रखा है। हालांकि द्वैतवाद का जनक ज्योग्राफी में किसको बोलते हैं, बर्नहार्ड वेरेनियस को बोलते हैं। उसके अलावा भी जो अन्य हमारे द्वैतवाद है ना, जैसे भाई संभववाद है, नियतिवाद है, ये भी एक द्वैत है ना। ज्योग्राफी को हिस्टोरिकल पढ़ें या समसामयिक दृष्टिकोण से पढ़ें, ये भी एक द्वैत है।
मानव भूगोल करें या भौतिक भूगोल करें, ये भी एक तरह का द्वैत है ना। हालांकि द्वैतवाद ओरिजिनली उसने यूरोग्राफी यानी जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड किया था। तो विभिन्न प्रकार के जो द्वैत है वो आपको करने, जैसे भूगोल को आप क्रमबद्ध विज्ञान कहें या प्रादेशिक ज्योग्राफी कहें, ये भी एक द्वैत है। तो यहां पर 5 द्वैत की केस स्टडीज हमें डिटेल में करनी है। फिर बच्चे मात्रात्मक क्रांति है और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है। ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी कौन सी, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है, इसमें आपको वाइफू तुआन वाला कंटेंट पढ़ना है जो दे रखा ना किताब में आपके। तुआन को क्या बोलते हैं, मानवतावादी भूगोल का जनक बोलते हैं। उसके अलावा फेमिनिस्ट ज्योग्राफी या जेंडर ज्योग्राफी वो आपको कर लेनी है। फिर भैया यहां पर आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। देखो कितना बड़ा सिलेबस है, इसलिए आपको ना बड़े तरीके से, बड़ी ईमानदारी से तैयारी करनी है, सो दैट यू कैन बी फाइनली एलिजिबल फॉर द उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में मैं कहूंगा पूरा इसमें बायोस्फीयर और बायो ज्योग्राफी पूरा दे रखा है। एक बात की 100 बात, 100 बात की एक बात, है ना। बिल्कुल, इसको डिटेल में बढ़िया तरीके से करना। ये वो पोर्शन है जिसको ज्यादातर आप लोग अवॉइड करते हो, ओवरलुक करते हो, ये ध्यान रखना। तो इसमें इकोसिस्टम, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम, इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट, डिजास्टर वाला, आपदा प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है, जैव विविधता का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है ना, ये याद रखना। ठीक है, उसके अलावा हमारे सतत विकास की अवधारणा, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो थोड़ा सा ये एक जिसको मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा निबंधात्मक, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपको कंटेंट के साथ थ्योरी भी बताता हुआ चलूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी अलग से भी दे रखा है। ये आपका रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदन और जो हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र है, जो आज हमारा डिजिटल ज्योग्राफी का मेजर डोमेन है। पूरा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस 11 12 में एनसीईआरटीज भी हैं, उसके आधार पर इसको अच्छे से कर लेना है भाई। ठीक है, बिल्कुल। रिमोट सेंसिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, रिमोट सेंसिंग का एनर्जी स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, इसका पूरा जिसको हम इसके एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो जीआईएस भी दे रखा है। जीआईएस में ज्यादातर जो सवाल आते हैं आपके वो राष्ट्र मॉडल और वेक्टर मॉडल से आते हैं, जो स्पेशल डेटा में हम लोग यूज करते हैं। तो कृपया करके आप उसी फॉर्मेट पे इसको तैयार करिएगा भाई। ठीक है, फिर आता है बच्चे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अलग से इन्होंने दे रखा। हालांकि 2 चीजें पॉपुलेशन ज्योग्राफी की पहले भी थी, आपने देखा भाई। ये थोड़ा बोरिंग चीज है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का स्कोप क्या, मतलब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा साइंस ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का पूरा जो विज्ञान है, डेमोग्राफी में मूल रूप से इसका जेनेटिक इवोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, और वर्तमान ट्रेंड क्या है पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारे पास 2011 का डेटा है। वर्ल्ड लेवल पे भी इसको, वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लेवल पे, यानी एक डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको तैयार करिएगा भाई। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन चूंकि यहां पर हम सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द उच्च माध्यमिक लेवल, स्टेट लेवल 2 ज्योग्राफी का सिलेबस है, बड़ा विस्तृत डिटेल सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। तो उसी हिसाब से आप मेजर रूप से क्या करोगे, इस पूरे सिलेबस को आप 5 भागों में डिवाइड करोगे भाई। कितने भागों में डिवाइड करोगे, 5 भागों में आपने इसको डिवाइड करना है। अगर आप इसका टाइम टेबल बना के अच्छे से तैयारी करें तो कैसे करना भाई। सबसे पहले देखो, आप ये ज्यादा घबराना मत कि भाई आप ये मानो आपके 5 टॉपिक है। एक आपका भौतिक भूगोल में डिवाइड कर लेना है ना। फिजिकल ज्योग्राफी तैयार करो सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर आप तैयार करिए मूल रूप से मानव भूगोल, जो बड़ा पोर्शन है आपका पूरा का पूरा मानव भूगोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मानव भूगोल में ही आप इसमें जनसंख्या भूगोल को भी ऐड कर दो। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा फिर आप एक डोमेन रखो कि सर मुझे आर्थिक ज्योग्राफी। आर्थिक ज्योग्राफी में आपके कौन कौन से टॉपिक आ गए भाई आर्थिक ज्योग्राफी में। इसमें एग्रीकल्चर, आर्थिक मतलब जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर पूरा कर लेना इसमें बच्चे। इसमें औद्योगिक भूगोल पूरा करना है अच्छे से, और इसमें व्यापार भूगोल यानी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आप कर लेना। तो एक बड़ा डोमेन आप ये बनाओ, है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा आप डिवाइड करना कि हमारा प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, इसको आप अलग टाइम देना भाई, महत्वपूर्ण है। इसके सवाल ज्यादातर बच्चों को समझ कम आते हैं, खासकर क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ज्यादा हैं। ठीक है, और एक बच्चे मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जो स्पष्ट रूप से आपका नहीं दिया है, लेकिन आप इसको जो भी करें ना, इनके सारे एग्जाम्पल आपको इंडिया की एक एनसीईआरटी है 11वीं में, पता है ना आपको क्या नाम है उस एनसीईआरटी का? उसका नाम है इंडियाज फिजिकल एनवायरमेंट, भारत का भौतिक पर्यावरण। तो इन सारे टॉपिक्स को इंडिया के एग्जाम्पल के साथ भी करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक आपका फिर हिस्सा रह गया, वो कौन सा है, वो आप डिवाइड कर दो, वो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी मूल रूप से पर्यावरण भूगोल। तो मोटा मोटी रूप से पूरा जो आपका ये सिलेबस है, इसको आप इन 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट में तोड़कर सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि बड़ा सिलेबस है,
आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी है। एनसीईआरटी उठाइए पहले 11वीं और 12वीं की, और इनको तैयारी का अगर लेवल में बात करूं सवालों का, एनसीईआरटी आपका रेफरेंस रहेगा, लेकिन आपको इनको एमए लेवल पे, यानी इनमें सवालों की बेटा जो डेप्थ है, इल्यूसिडेशन जो है, वो आपके उच्चतम योग्यता यानी जो आपका मास्टर्स है उस लेवल तक हो सकती है। तो एमए के नोट्स अगर आपने संभाल के रखे हैं तो वो भी आपके काम आएंगे। और आप अध्ययन मंत्र परिवार से जरूर जुड़ के इसकी तैयारी करिएगा, है ना, क्योंकि इसमें उन सब के लिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं भाई, ठीक है, तो उनका बैच है, उनका भी एनरोलमेंट चल रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ केवल पेपर 2 लेना चाहें जैसे ज्योग्राफी, तो आपका ये राशि यहां पर रहता है। और अगर मान लो कि भाई आप कंबाइंड जनरल प्लस सब्जेक्ट दोनों चाहिए, तो आपका ये किसी भी कॉम्बिनेशन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट आपको इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि ये आपकी पात्रता परीक्षा, तभी आप आगे जाकर 11वीं 12वीं के पेपर में बैठने के लिए योग्य होंगे। आप एडमिशन यदि लेते हैं तो ये कोड याद रखना, STET, ठीक है, तो इसको आप यूज करोगे तो 500 रुपए का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मैं आपको पढ़ाता हूं ज्योग्राफी जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच। क्लास को देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर।